खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चारधाम यात्रा को लेकर बात करेंगे। चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि बाहरी राज्यों के कुछ लोग चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करते हैं, जिनकी कई वीडियो भी वायरल हुए हैं। वहीं इस पर सीएम धामी ने सभी से अपील करने के साथ चेतावनी भी दी है कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आए। सीएम धामी ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। सीएम ने लोगों से अपील की है कि चारधाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है, तो ऐसे में सभी को नियमों का पालन करके ही यात्रा करनी चाहिए। नहीं, अगर इस प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रियुगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ साथ वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इससे एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होंगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के लिए शीघ्र गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है। तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे। और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है, तो उन सब में जो सबसे उपयुक्त स्थान पाए जाएं, वहाँ पर हम इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही वेडिंग हमारे यहाँ पर लोग करें, उसके लिए सब व्यवस्थाएं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सड़क छाप वाले बयान पर भी सियासत जो है गर्मा गई है। महेंद्र भट्ट के इस बयान को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों समेत आम जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस पर भाजपा विधायक खजान दास ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि वह गलती से उनके मुंह से निकल गया है। खजान दास ने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हम सब सड़क से ही निकले हैं और ये राज्य हमें मिला है। ये शब्द त्रुटि बस निकल गया है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि ये शब्द जो निकला है वो ठीक नहीं है। हम लोग सभी सड़क से ही निकले हैं, चाहे राज्य आंदोलन किया है, तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से त्रुटि बस वो निकल गया होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। डोईवाला के भाजपा नेता और पूर्व में भाजपा संगठन के जिला महामंत्री राजेंद्र तड़ियाल को ऋषिकेश भाजपा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेंद्र तड़ियाल के भाजपा जिला अध्यक्ष बनने के बाद डोईवाला पहुंचने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डोईवाला के एक कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाने पर भाजपा हाईकमान को आभार जताते हुए डोईवाला में होली के रंग उड़ाकर और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। ऋषिकेश भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि पार्टी नेताओं ने जो विश्वास उन पर जताया है वे उस पर जरूर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पार्टी के सभी लोगों को साथ लेकर संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पे एक सामान्य से कार्यकर्ता पर विश्वास किया और मुझे जिलाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं अपनी ओर से अपने
क्षेत्रीय विधायक आदरणीय बृजभूषण गहलोत जी, सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर निशंक जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को ऋषिकेश जिले की जिम्मेदारी दी गई और निश्चित रूप से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आगे जिस तरीके से पूर्व में भी हमने महामंत्री रहते हुए काम किया और सभी को साथ लेकर, जितने भी अपने कार्यकर्ता अपनी मातृशक्ति सभी को साथ लेकर आगामी जो जिलाध्यक्ष का कार्यकाल है उसे पूर्णतः ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। और मैं शीर्ष नेतृत्व का एक बार फिर आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है और सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी के साथ मिलकर, सभी के साथ एक राय से एक साथ बैठकर काम किया जाएगा और एक साथ सभी को जिसकी जो जिम्मेदारी होगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी, सामंजस्य बिठाकर जिम्मेदारी तय। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने पंतनगर में आयोजित 170वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने किसान मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण, विभिन्न उत्पादों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, विश्वविद्यालय के 170वें अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के समापन कार्यक्रम में भाग लेने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस विश्वविद्यालय का कृषि के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि स्थापना काल से ही ये विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, अनुसंधान, प्रसार एवं कृषि विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय से डिग्री धारक न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में नित नवीन कृषि विकास की गाथा लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान विश्वविद्यालय ने हरित क्रांति के अग्रदूत होने की विश्वसनीयता भी अर्जित की है। मैं माननीय कुलपति महोदय का यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है और सर मुझे लगता है पूरे आज मेले का आकर्षण वो 6 फुट 2 इंच की लौकी रही और इसके अलावा काफ़ी कुछ नई टेक्निक्स भी हम लोग को देखने को मिली। फार्मिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आता है और ये यूनिवर्सिटी को बहुत हमेशा 2 कृषक मेले जो होते हैं तो मुझे लगता है हर मेले में कुछ ना कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। इस बार नई पुस्तकें का जो सेक्शन आया है वो काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अल्मोड़ा से हमारी प्रीति भंडारी मैडम आई हैं, 2 लाख की कमाई कर जा रही हैं। तो ये सॉरी बहुत अच्छा एक एक तो यूनिवर्सिटी ने भी इसमें आपने देखा है सपोर्ट किया है कि हम लोग एक तो मिलेट्स को सपोर्ट करेंगे पूरा, उसके लिए हमने एक कॉर्पोरेट भी बना लिया है। ग्रीष्मकालीन धान के रोप पे पूरा इसमें अमल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 मार्च तक सभी को इसमें अनुमति दी है, उसके बाद इसको तो हम लोग रोक लगाएंगे ताकि यहाँ पे वाटर टेबल, वाटर कंजर्वेशन की जो बात करते हैं उसको हम लोग बढ़ा सकें। हमारी कोशिश, जैसे यूनिवर्सिटी ने भी बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की भी यहाँ पे बात है कि फार्म जो प्रोड्यूस कर रहा है क्या वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, वो प्रोडक्ट में लिख कर आ जाए। और दिवाइल ब्लॉक जो हमारा ऑर्गेनिक ब्लॉक है वो अगर क्या पूरे प्रदेश को हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं, अगर इसमें हम पंतनगर यूनिवर्सिटी का सहयोग भी हम लोग चाहेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि जो भी हम लोग आज हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं जिसमें क्लाइमेट ग्रीन एग्रीकल्चर की बात होती है, तो क्या हम लोग उस राह पे जब जा सकते हैं तो हम उसके लिए क्या कदम आज से उठाएं ताकि हम लोग जो कार्बन एमिशंस हैं जिनकी हम बात करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको हम रोक सकें। और पुनः मैं सभी लोग को यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा इतने वृहद और सूक्ष्म समय में इस आयोजन के लिए, क्योंकि अभी हमारी एग्री कांग्रेस साइंस कांग्रेस खत्म हुई थी, तत्काल इतना बड़ा आयोजन हुआ है। और मुझे लगता है यहाँ से कृषक भाइयों ने भी बहुत यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे अपना अध्ययन कर यहाँ पे लगभग 1000 से 1500 किसान पूरे जनपद के आए थे। तो 66वें तिब्बती राष्ट्र विद्रोह दिवस पर मसूरी में तिब्बती समुदाय के लोगों ने मसूरी तिब्बतन यूथ कांग्रेस व तिब्बतन महिला कांग्रेस के नेतृत्व में चीन के खिलाफ रैली निकाली। हैप्पी वैली से शुरू हुई रैली में तिब्बत की आज़ादी की मांग को मुखर किया गया। प्रतिभागियों ने कहा कि तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों को चीन की दमनकारी नीतियों समेत कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान चीनी सेना ने कई तिब्बतियों को मार डाला था। आज तिब्बती समुदाय उन बलिदानों को याद करता है और तिब्बत में चीन की दमनकारी नीतियों का विरोध करता है। इस मौके पर सभी तिब्बती समुदाय के लोगों ने दलाई लामा की लंबी उम्र की भी प्रार्थना की।
को यहाँ पे आंदोलन के लिए आया है। इसका कारण ये है कि चाइना लोगों ने हमें आज तक आज़ादी के नहीं दिया और आज 66 डे हो गया आज़ादी हम लोग अपराइजिंग के खिलाफ बोल के, चाइना के खिलाफ बोल के। चाइना लोगों ने पूरे दुनिया में परेशान कर दिया, लेकिन खासकर तिब्बत में हमारे की जो आज़ादी है पूरा छीन लिया और जो तिब्बती में बचे हैं उन लोगों को तिब्बती स्कूल से निकाल के अपने चाइनीज बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं। और जो तिब्बत से आने के लिए जो पहले तिब्बत बहुत आते थे वो सबको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की दिक्कत करके आजकल आने भी बहुत कम हो गया है। इसलिए तिब्बत का जो भारत में अभी शरणार्थी है वो कम होते जा रहा है। और तिब्बत में जो है वो लोगों को चाइना सिखाते तिब्बत की जो मौजूद कल्चर है, जो लैंग्वेज है, सबको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन लोगों को पूरा निकाल रहे हैं, पूरा डैम लगा रहे हैं, सब जगह में परेशान हो के रखा है पूरे देश को। और चाइना लोगों ने कि पहले तिब्बत की आज़ादी थे तब भारत के साथ सुरक्षा था अच्छा से। अब तिब्बत को जब चाइना ने 1959 से पूरी तरह से कब्जा कर लिया, उसके बाद अब भारत के ऊपर भी संकट बढ़ गया है। जैसे कि आप 1962 वॉर में देख सकते हैं, चाइना लोगों ने बहुत युद्ध किया, भरोसे पहले ट्रीटी वगैरह रखा कि हम लोग शांतिपूर्वक रखेगा, लेकिन उसको उल्लंघन करके पूरा आक्रामक कर दिया। उसके बाद गलवान में भी उन लोगों ने अटैक कर दिया, भारत की सेना लोगों को मार दिया, तिब्बत के लोगों को मार दिया। इसलिए हम यहाँ पे झंडा इसलिए उठा रहा है कि तिब्बत को आज़ाद के लिए। 1959 से स्टार्ट हुआ है तो आज 66 ईयर हो गया। तो आज तक हमारा मतलब जो भी है चाइना ने पूरा कब्जा कर रखा है, जो भी मानव अधिकार कुछ नहीं है। और ऊपर से जो भी हमारा आजकल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको चाइना में नहीं जाके पूरा उसका ब्रेन वॉश कर रहा है कि ताकि हमारा मतलब पूरा क्या कहेंगे उसको, मतलब पूरा नष्ट करते। ये मतलब उनका वो है, क्या कहते हैं उसका मतलब वो है। तेंजिंग लामा को भी रिहा करने की मांग कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? हाँ, हमारा ये भी मांग है, वो आज तक हुआ नहीं, अभी कहाँ है कहाँ नहीं, कहाँ है कुछ भी पता नहीं है अभी। कहाँ क्या लगता है आपको कि किसने किडनैप किया होगा? वही चाइना का है और कौन। भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? भारत सरकार से हमें बस अपील करना है कि हमारा मतलब जो भी है उनको हमारा मदद करें। राजधानी देहरादून में सेवानिवृत्त बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने घटना में शामिल मामा भांजे को देहरादून और सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 68 वर्षीय बुजुर्ग खनन विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। अभियुक्तों के कब्जे से मृतक के खाते से निकाले गए 4,80,000 रुपए नगद, चेक, एफडी और अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। अभियुक्तों ने बुजुर्ग व्यक्ति के खाते में पड़ी 25 लाख की रकम को हड़पने के लिए हत्या की साजिश रची थी। साजिश के तहत बुजुर्ग व्यक्ति को इलाज के बहाने देवबंद ले जाकर उनकी हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद हत्यारों ने शव को देवबंद की नहर में फेंक दिया था। घटना के बाद बुजुर्ग व्यक्ति के सिम को अपने मोबाइल में डालकर बनाई यूपीआई आईडी से बुजुर्ग के खाते से अब तक अपने खाते में 13 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। जी हैं जो लखनऊ के निवासी हैं, इनके द्वारा अपने चाचा की गुमशुदगी के संबंध में थाना रायपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और इस प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो चाचा जी उनका कोई कहीं उन्होंने शादी वगैरह नहीं करी, रिटायर हो चुके हैं और अकेले यहाँ पर किराए पर रायपुर क्षेत्र में रहते थे और कभी कभार महीने में उनकी 15 दिन में उनसे उनकी कभी वार्ता हो जाती थी। और चूंकि वो कैंसर से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था, अपना खुद भी दिखवा रहे थे, इस कारण वो धार्मिक क्रियाकलापों में कभी प्रयागराज कभी अन्य जगह चले आते थे। इस आधार पर उन्हें एक शिकायत बताई और इसके बाद उनको इस पर गुमशुदगी जब दर्ज की गई थी तो उनकी जब कॉल डिटेल वगैरह चेक की गई और अन्य चीज़ों की जानकारी की गई तो पता चला कि उनके टच में एक वहाँ जहाँ पर किराए पर रहते थे उनसे फेमिलियर होकर एक व्यक्ति जो ई रिक्शा का काम करता था, जो उनको दवा और मेडिसिन के लिए भी कहीं ले आता था, इलाज के लिए भी ले आता था और उनके अन्य घरेलू कामों में भी हाथ बटाता था। कहीं ना कहीं उसने उनके जो पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए कि वो अकेले हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है और साथ ही साथ उनके अकाउंट में, चूँकि उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उनको काफ़ी पैसा जो रिटायरमेंट मिलता है उनके अकाउंट में है जिससे वो खर्च पानी चलाते हैं। इसको देखते हुए उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत अभियुक्त जिसका नाम मोहित कुमार है, तो इसने षड्यंत्र के तहत उनको इलाज के बहाने कि एक कैंसर का अच्छा इलाज देवबंद में होता है जहाँ पर वो करा सकते हैं और उनके जानने वाले हैं जो अन्य झाड़ फूक तरीकों से भी इलाज कर देते हैं, इसके षड्यंत्र के तहत वो वहाँ उसको ले गए और अपने मामा के साथ मिलकर जिसका नाम
प्रवीण कुमार त्यागी है, और उनकी गला दबा के हत्या कर दी और नहर में डेड बॉडी फेंक। चूंकि पैसा मृतक के अकाउंट में था, तो इसलिए जो उनकी एफडी थी, चेकबुक थी, इन्होंने इनके कमरे से, जो किराए का कमरा था, ले लिया था यहाँ से। और साथ ही साथ अकाउंट की लिमिट थी, तो रोज उसके अकाउंट से जो है पासवर्ड वगैरह लेने के उपरांत इसकी हत्या जब कर दी थी, तो डेली अपने अकाउंट में या अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, जिसके कारण जो उनके द्वारा 13 लाख रुपए करीब विभिन्न समय पर निकाला गया, और जिसमें 4,80,000 रुपए इनके पास से बरामद भी हो गया। सिम कार्ड भी बरामद हुआ। 5 लाख की एफडी थी, जो वो तोड़ाने के फिराक में भी थे कि बैंक में लगा के इसको तोड़ा लिया जाए। वो सभी साक्ष्य जो है दोनों अभियुक्तों से बरामद हो गए। और इसमें जो डेड बॉडी अभियुक्तों द्वारा फेंकी गई थी, वहाँ पर जानकारी करने पर पता चला कि देवबंद थाने में वहाँ पर अज्ञात में, चूंकि डेड बॉडी का जब अज्ञात में पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें गला दबाकर हत्या करने की बात की पुष्टि हुई थी, जिसके आधार पर वहाँ हत्या के मामले में वहाँ मुकदमा भी दर्ज है। तो सारे साक्ष्य मिलने के बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। रंगों के त्योहार होली और मुस्लिम समाज के त्योहार रमजान को लेकर डोईवाला पुलिस ने पीस कमेटी की बैठक की है और बैठक आयोजित की, जिसमें डोईवाला कोतवाली परिसर में प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर कमल कुमार लुंठी की अध्यक्षता में होली और रमजान के दौरान जुम्मे की नमाज को लेकर डोईवाला क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और व्यापार संघ, मुस्लिम समाज के साथ विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने सभी समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली और रमजान में जुम्मे की नमाज एक ही दिन है, इसीलिए सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार को मनाएं। व्यापार संघ डोईवाला के अध्यक्ष रमेश वासन ने इस बैठक का स्वागत करते हुए कहा कि हम सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली और रमजान दोनों त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाएंगे। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर कमल कुमार लुंठी ने कहा कि अगर त्योहार की आड़ में कोई भी व्यक्ति सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उससे पुलिस कड़ाई से निपटेगी। मेन हमारा आज कोतवाल साहब ने जो मीटिंग की थी, उसका मेन मकसद यही था कि मतलब जो है एक तो उसमें होली है और दूसरा यह है कि उसमें जुम्मा भी है, और होली 12:30 1 1:30 बजे तक निपट जाती है, ताकि इनका त्यौहार भी रहे, इनकी जुम्मे की नमाज भी सही समय पर अदा हो और होली भी जो है शांतिप्रिय तरीके से मनाई जाए। और वैसे हमारा डोईवाला इस मामले में शांतिप्रिय है और आज तक यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है, और भविष्य में भी हम यही कामना करते हैं कि ऐसे ही चले, आपस में भाईचारा रहे, शांति का माहौल बना रहे। और मैं समझता हूँ शांति से और प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है। देश भर में पीएम आवास योजना को अब सरकारी सिस्टम में उलझा कर रख दिया है। पीएम आवास योजना केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में है, लेकिन अब इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाभार्थियों से कुछ ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जिन्हें हासिल करने के लिए लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एक तरफ देश भर में पेपरलेस सिस्टम चल रहा है, तो दूसरी तरफ लाभार्थियों से ऑफलाइन दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इससे पहले इस योजना के लिए लाभार्थियों के मूल पहचान पत्र मांगे जा रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल बदल दिया गया है। जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वे मूल रूप से इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। लाभार्थी सवाल उठा रहे हैं कि मकान मायके में बनना है और रिपोर्ट ससुराल की मांगी जा रही है, जिससे अब उलझन और बढ़ गई है। इंडिया हो रखा है, तो हमारा कहने का मकसद ये है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में हमारे जो पहाड़ के लोग हैं बहुत परेशान हैं। कोई बड़कोट तहसील में चाहे पुरोला तहसील की बात करो, अगर सारे ऑनलाइन हो रखे हैं तो सारे डिजिटल सारे कागजात ऑनलाइन होने चाहिए। और क्या आजकल ये विधानसभा में दोनों में करीब करीब 1-1 लाख की जनसंख्या है, क्या इतने मकान मिल सकते हैं, इतने आवास मिल सकते हैं? और क्या आवास की जो धनराशि है 1 लाख या 2 लाख के समथिंग है। आजकल जो आवास बनना है, कम से कम अगर उसको एक गरीब आदमी को आवास देना भी है तो कम से कम 5 लाख की धनराशि तो होनी चाहिए। कालाडूंगी नगर पालिका में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, अवैध रूप से संचालित मदरसे, अवैध रूप से संचालित स्लॉटर हाउस एवं नगर में व्याप्त अनियमितताओं के चलते भाजपा मंडल अध्यक्ष विक्रम जंतवाल की अध्यक्षता में भाजपा पदाधिकारी, हिंदू संगठनों, व्यापारियों व स्थानीय जनता ने नगर पालिका कालाडूंगी पहुंचकर अधिशासी अधिकारी कालाडूंगी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मौके पर मौजूद भाजपा पदाधिकारियों व स्थानीय जनता द्वारा क्षेत्र की सभी
समस्याओं को अधिशासी अधिकारी के सामने रखा गया, वे तुरंत समाधान की मांग की गई। स्थानीय जनता व भाजपा पदाधिकारियों द्वारा वार्ड नंबर 1 में मैथी शाह नाले पर जबरन अवैध निर्माण के खिलाफ भी अधिशासी अधिकारी कालाडूंगी को ज्ञापन देकर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। कालाडूंगी नगर पालिका में कई अनियमितताएं थी, तो उस नाते आज ईओ साहब का घेराव करने के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं और अभी तक ईओ साहब आए नहीं, लेकिन हम उनको बिना ये ज्ञापन दिए और अपनी जो मांगे हैं इनको मनवा के ही जाएंगे और इनको हम 3 से 5 दिन का समय देंगे। जो हमारी कार्रवाई हुई है, कई अतिक्रमण हैं या अवैध काम हैं, कई चीज़ें जो नगर पालिका के अंदर में जो इनके हाथ में है, वो इस कालाडूंगी को सभ्य और सुंदर बनाने में जो देहरादून स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में नंदा सेवा समिति द्वारा होली मिलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मां नंदा के जागर और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर ज्योतिषाचार्य रमेश पांडे ने कहा कि होली आपसी भाईचारे और सद्भाव का त्योहार है। एक दूसरे के साथ गले मिलते ही आपसी दूरियां समाप्त हो जाती है। शास्त्री रमेश पांडे ने कुमार मंगलम के माध्यम से नंदा नगर में पड़ने वाले सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार करने की बात कहते हुए साथ ही साथ पुनः पहाड़ की ओर रुख करने और अपनी बोली भाषा संस्कृति को बचाए रखने की कही है। समारोह के अंत में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और सामूहिक नृत्य भी किया। डोईवाला के भानियावाला में सौंदर्यम ब्यूटी सैलून ने सनातनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए होली मिलन एवं महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र नेगी एवं क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला एवं सामाजिक गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह का आयोजन सैलून के संचालक मनीष सजवान द्वारा किया गया, जिसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं लोक संस्कृति की झलक को दर्शाया गया। उनके द्वारा महिलाओं को शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। होली मिलन का और महिला सम्मान समारोह दोनों कार्यक्रम थे। ये सौंदर्यम सैलून हमारे भानियावाला में है, उन्होंने आयोजित किया है। इनका एक जो ब्रांच है ऋषिकेश में और अब डोईवाला में भी ओपन हो गई है। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि सौंदर्य सैलून सिर्फ सैलून का ही काम नहीं कर रहे हैं, वो हमारे क्षेत्र में नशे को लेकर और हिंदू रक्षा दल हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं वो लगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सौंदर्यम सैलून सिर्फ डोईवाला में नहीं, ऋषिकेश में भी और डोईवाला में भी जो नशा चल रहा है, आज की आपने देखा होगा नशा इतना चल रहा है, उसके लिए बहुत फोकस करते हैं और नशे को भगाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा सौंदर्यम सैलून का, जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। नहीं तो लोग अपना व्यापार करते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सौंदर्यम सैलून की तरफ से, मनीष सजवान जी की तरफ से ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रीना चौहान भानेवाला से। आज यहाँ पर सौंदर्यम सैलून के माध्यम से सौंदर्य परिवार से मनीष सजवान जी के द्वारा यहाँ पर होली का सुंदर भव्य कार्यक्रम किया गया, जहाँ पर दूर दूर से हमारी बहनें पहुँची है, ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, डोईवाला। और इस कार्यक्रम में हमारी लोक संस्कृति जो है उसके मतलब उसी के उस संदर्भ में हमने ये प्रोग्राम रखा है और महिलाओं ने बहुत उत्साह इस कार्यक्रम में दिखाया है। हमारे साथ भू कानून से जुड़ी हुई कुसुम जोशी जी भी पहुंची थी, जिन्होंने बहुत सुंदर लोकगीत, लोक नृत्य यहाँ पर। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।